दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद के में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जी के पार्ट 8 की, जिसमें लिए गए हैं उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड की आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और आप चाहें तो आप हमारे 1000 उत्तराखंड जी के वाली बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पवार शासक ने अपने को दीपचंद का दंतक पुत्र घोषित किया था। तो अपने आप को दीपचंद का दंतक पुत्र घोषित करने वाला पवार वंश का शासक था। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह ने अपने आप को दीपचंद का दंतक पुत्र घोषित किया था, जिससे कि अल्मोड़ा का शासक बन सके प्रद्युमन शाह। और कुछ समय तक ये कुमाऊं का भी शासक बना, कुमाऊं का भी राजा बनाए प्रद्युमन शाह। और बात करें अगर हम दीपचंद की, तो दीपचंद जो है ये कुमाऊं वंश का राजा था, जो कि कुमाऊं वंश का रंगीला बादशाह इसको बोला जाता था। दीपचंद को एक अकुशल और एक बेवकूफ़ और एक कमज़ोर राजा था दीपचंद, जिसका फ़ायदा उठाया पवार वंश के 52वें राजा। कौन थे 52वें राजा पवार वंश के? ये थे ललित शाह। तो ललित शाह ने इसका फ़ायदा उठाया दीपचंद की कमजोरी का, और अपने बेटे प्रद्युमन शाह को दीपचंद का दंतक पुत्र साबित करवाया और अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया, जिससे कि प्रद्युमन शाह जो है कुमाऊं का राजा बना। और कुछ समय के बाद ये गढ़वाल का भी राजा बना। तो इस तरीके से एक लौता शासक था ये प्रद्युमन शाह, जो कि कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठा और गढ़वाल की गद्दी पर भी बैठा। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपेश्वर चमोली में। तो गोपेश्वर चमोली में स्थित है कश्मीरी हाट नामक ऐतिहासिक स्थल। ये जो है कश्मीरी हाट एक ऐतिहासिक बाजार और मंदिरों की श्रृंखला हुआ करती थी पहले। यहाँ पर कश्मीर से लेकर तिब्बत तक के लोग आते थे व्यापार करने, इसी वजह से इसका नाम पड़ा कश्मीरी हाट, जो कि भूकंप की वजह से नष्ट हो गया था बाद में, जो स्थित था गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली विकार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। तो पहले तो ये याद रखना है कि कुली विकार की जो प्रथा थी, कुली विकार आंदोलन जो है, इसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया था? तो किया था इसका उल्लेख यंग इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बात करेंगे हम कुली विगार की, तो कुली विगार में होता ये था कि अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वो गांव के लोगों को ज़बरदस्ती अपना काम करवाने के लिए ले जाते थे। कुली का काम करते थे वो लोग कई दिनों तक, और वो काम करते थे और उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, फ्री में उनसे काम करवाया जाता था। तो इसको बोला जाता था कुली बेगार। और इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और जम के आंदोलन किया इसके खिलाफ। और ये आंदोलन हुआ 14 जनवरी 1921 को ये आंदोलन हुआ कुली बेगार का। कहाँ हुआ? बागेश्वर में हुआ। और इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे बद्रीदत्त पांडे। तो 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में ये आंदोलन हुआ था कुली बेगार से संबंधित, जिसको महात्मा गांधी ने संज्ञा दी थी रक्तहीन क्रांति की। किस पुस्तक में दी थी? तो ये दी थी यंग इंडिया में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा गया है। तो हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु का नाम है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है हर्षदेव ओली के राजनीतिक गुरु थे। और बात करें अगर हर्षदेव ओली की, तो ये जो है इनको काली कुमाऊं का शेर, कुमाऊं का बब्बर शेर, कुमाऊं का मसूलिन जो है इनको बोला जाता है हर्षदेव ओली को। जिनका जन्म हुआ था खेती खान चंपावत में। कब हुआ था जन्म? 1890 में। तो 1890 में खेती खान चंपावत में जन्म हुआ था हर्षदेव ओली का। इन्होंने काफ़ी सारे समाचार पत्रों में काम किया है, जैसे कि लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स, आज और इंडिपेंडेंस। और बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो मोतीलाल नेहरू से मिले हर्षदेव ओली। कब मिले? 1916 में मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें मिले थे हर्षदेव ओली मोतीलाल नेहरू जी से। और मोतीलाल नेहरू जी के साथ इनने कई काम किए, जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने कई पत्र निकाले, तो उन पत्रों का संपादक के रूप में काम किया था हर्षदेव ओली ने। और बाद में हर्षदेव ओली जो है मोतीलाल नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु जो है मानने लगे। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एटकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली कहा। तो एटकिंसन जो है इसने गोल्डन वैली कहा बागेश्वर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एटकिंसन की बात करें तो एटकिंसन जो थे ये रहने वाले थे आयरलैंड के रहने वाले थे। एक कीट शास्त्री थे, एंटोमोलॉजिस्ट थे
एटकिंसन, और बहुत सारी इनने किताबें लिखी पहाड़ों के बारे में, हिमालय के बारे में। और इनकी एक फेमस किताब है एटकिंसन की, जिसका नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर जो है लिखी थी एटकिंसन ने, जिसने बोला था गोल्डन वैली बागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मांडलिक राजा किसे कहते हैं पूछा गया है। तो मांडलिक राजा ऐसे राजा को बोलते हैं जो किसी बड़े राजा के अधीन अपना राज्य चलाते हैं। जैसे कि कोई छोटा राजा है, वो किसी बड़े राजा को कर देता है या टैक्स देता है, तो ऐसे राजा को बोलेंगे मांडलिक राजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं पूछा गया है। तो कुमाऊं का गहना कहते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कौसानी। कौसानी जो बागेश्वर में स्थित है उसको बोलते हैं हम कुमाऊं का गहना। इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है कौसानी को गांधी जी ने। और गांधी जी कुछ टाइम के लिए अगर रहे भी थे यहाँ पर कौसानी में, और जहाँ पर रहे थे गांधी जी, अब वहाँ पर अनासक्ति आश्रम जो है बना दिया गया है उस स्थान पे। तो याद रखना है कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को, जो कि चाय के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना है। तो वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गिरिराज शाह। गिरिराज शाह की रचना है वॉन्डरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर। और बात करें अगर गिरिराज शाह की, तो ये थे लेखक और इतिहासकार जिनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1940 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, गिरिराज शाह का, जो कि लेखक और इतिहासकार थे। और इनकी जो है काफ़ी फेमस बुक हैं, जैसे कि उत्तराखंड की संत परंपरा, उत्तराखंड आर्य संस्कृति का मूल स्रोत, इस तरीके से इनने किताबें लिखी हैं। किसने, गिरिराज शाह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गौलचौड़ किला कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो गौलचौड़ का किला जो है ये स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए चंपावत में स्थित है गौलचौड़ का किला, जिसको बनाया था राजा गौरिल ने बनाया था इसको किला। और उत्तराखंड के अंदर आप जितने भी किले दिखेंगे वो मैक्सिमम किले आपको या तो चंपावत में मिलेंगे या फिर अल्मोड़ा में मिलेंगे। और चंपावत में कुछ 2-3 किले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि राजबुंगा का किला जो बनाया था सोमचंद ने, और एक बाणासुर का किला जो बनाया था बाणासुर ने, और एक किला ये भी है गौलचौड़ का किला जो बनाया था राजा गौरिल ने। कहाँ बनाया था, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तोताराम गैरोला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो तोताराम गिरोला का संबंध किस क्षेत्र से पूछा गया है। इनको गिरोला भी बोलते हैं, गैरोला भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लेखक। तोताराम गैरोला जो थे ये एक लेखक थे जो पैदा हुए थे गढ़वाल में 1895 में। तो 1895 में तोताराम गैरोला या गिरोला जो हैं ये 1895 में गढ़वाल में पैदा हुए थे। इनकी रचनाएँ हैं जो एग्ज़ाम में आती है बार बार, और उन रचनाओं का नाम है प्रेम पथिक, तात, धनानंद, रचना, रंजन। तो ये थी इनकी रचना तोता गैरोला की, जो थे एक लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परियों का पर्वत खेट पर्वत किस जिले में स्थित है। तो परियों का पर्वत बोला जाता है खेट पर्वत को, जो स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी टेरी। ये टेरी गढ़वाल में स्थित है परियों का पर्वत खेट पर्वत। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। इसको परियों का देश, परियों का पर्वत भी बोला जाता है खेट पर्वत को। ऐसा माना जाता है कि परियां जो है इसमें अभी भी वास करती हैं, इसमें खेट पर्वत में, जो स्थित है टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा पूछा गया है। तो हिमाचल और उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा जो है हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ता है। बात करें अगर मुलिंगला दर्रा की, तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। थांगला दर्रा की बात करें तो थांगला दर्रा भी जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत को। और कालिंदी दर्रा की बात करें तो कालिंदी दर्रा जो है ये जोड़ता है उत्तरकाशी और चमोली को। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रृंगकंठ दर्रा, ये जोड़ता है हिमाचल और उत्तरकाशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि 20वीं सदी तक देहरादून अपने 4 चौक के लिए प्रसिद्ध था। तो वो 4 चौक कौन से थे ये पूछा गया है, और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चूना, चावल, चाय और चेस्टनट जो थे, ये 4 चौक थे जिसके लिए
देहरादून फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस पर्वतारोही ने नंदा देवी पर्वत के नाम पर अपनी पुत्री का नाम नंदा देवी रखा? तो कौन पर्वतारोही था जिसने अपनी पुत्री का नाम जो है नंदा देवी रखा, नंदा देवी पर्वत के नाम पे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलियम अनसोल्ड। विलियम अनसोल्ड जो थे, इन्होंने अपनी बेटी का नाम नंदा देवी रखा और ये एक अमेरिकन थे, अमेरिकन पर्वतारोही थे, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुके हैं। कौन? विलियम अनसोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो हंसेश्वर मठ जो है ये स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ नेपाल सीमा पर स्थित है हंसेश्वर मठ। इसके निकट से जो है काली नदी बहती है, काली नदी कहें या महाकाली नदी कहें, ये जो है हंसेश्वर मठ के निकट से बहती है और ये स्थित है नेपाल पिथौरागढ़ सीमा पर। और ये नेपाल के नक्शे के अंदर आता है, और ये पिथौरागढ़ के नक्शे के अंदर आता है, पिथौरागढ़ के अंदर आता है और पड़ता है पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसने लिखा कि गोरखा इतना शासकीय भार जनता के सर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं उगते थे? तो ऐसा बोला था गोरखाओं के बारे में। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुमानी पंत। गुमानी पंत ने बोला था ऐसे गोरखाओं के बारे में, क्योंकि गोरखा जो थे काफ़ी अत्याचारी टाइप के थे। गुमानी पंत की बात करें तो गुमानी पंत का जन्म हुआ था फरवरी 1790 में। फरवरी 1790 में हुआ था गुमानी पंत का जन्म। कहाँ हुआ था? उधम सिंह नगर का में हुआ था इनका जन्म। और इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो कि कुमाऊनी भाषा और नेपाली भाषा में है। और गुमानी पंत को ही ग्रियर्सन ने कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि की संज्ञा भी दी है। तो आता है एग्जाम में कि कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है गुमानी पंत को। और किसके अनुसार माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रियर्सन के अनुसार। और इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी रचना है जो आती है एग्जाम में, जिसका नाम है ज्ञान भेषज मंजरी। तो ज्ञान भेषज मंजरी भी लिखी है इनने, गुमानी पंत जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1790 उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1857 की क्रांति में किसने कालू मेहरा को गुप्त पत्र भेजकर क्रांति में भाग लेने को कहा था? तो कालू मेहरा को एक पत्र भेजा गया था 1857 में कि वो क्रांति में भाग लें। तो ये पत्र भेजा था किसने, पूछा गया है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के और अवध के नवाब थे और अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। इन्होंने पत्र भेजा था कालू मेहरा को, एक गुप्त पत्र जो कि क्रांति में भाग लेने को था। और कालू मेहरा को की बात करें तो कालू मेहरा जो हैं इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की। कब की थी? 1857 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कुमाऊं का राजा कौन था पूछा गया है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कुमाऊं का राजा था दीपचंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दीपचंद जो कि कुमाऊं का रंगीला बादशाह था, वो था उस टाइम पे कुमाऊं का राजा। और पवार वंश की बात करें तो पवार वंश में पानीपत के तीसरे युद्ध के समय थे प्रदीप शाह, जो कि पवार वंश के 51वें राजा थे। ठीक है, तो पवार वंश में थे प्रदीप शाह और कुमाऊं में थे दीपचंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें कि मराठे जो हैं हार गए थे। तो याद रखना है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय राजा था कुमाऊं का दीपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बेतसील समुद्र बुग्याल कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो बेतसील समुद्र बुग्याल स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली। चमोली में स्थित है बेतसील समुद्र बुग्याल। और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो भी चमोली में ही स्थित है, जिसका नाम है बेदनी बुग्याल। तो याद रखना उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो स्थित है चमोली में। और बेतसील बुग्याल भी स्थित है, बेतसील समुद्र बुग्याल ये भी स्थित है चमोली में। इसको केवल सील समुद्र बुग्याल भी बोलते हैं और बेतसील समुद्र बुग्याल भी बोलते हैं, जो स्थित है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बाजपुर का पुराना नाम पूछा गया है। तो बाजपुर का पुराना नाम है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंडिया। मुंडिया जो है बाजपुर का पुराना नाम है, जो कि उधम सिंह नगर के अंदर आता है। और बाजपुर को जो बसाने का श्रेय जाता है चंदवंश के राजा बाज बहादुर चंद को। तो बाज बहादुर चंद ने अपने नाम से बसाया था इसको,
भाजपुर नगर को, जिसको पुराना नाम जो था वो था मुंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही साथ एक और बात है कि भाजपुर जो है 16वीं शताब्दी तक इसको 84 माल परगने के रूप में भी जाना जाता था। किसको? भाजपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। माता सीता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगाया जाता है पूछा गया है। तो माता सीता की याद में प्रतिवर्ष लगाया जाता है मेला, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मनसार मेला। मनसार मेला लगाया जाता है माता सीता की याद में। कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रास का जन्म उत्तराखंड के किस स्थान पे हुआ था? तो मलेरिया वैक्सीन का खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रास का जन्म हुआ था, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नागपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है पूछा गया है। तो नागपुरिया बोली जो है हमारे उत्तराखंड में कहाँ बोली जाती है? इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी चमोली। चमोली में बोली जाती है नागपुरिया बोली। और मुख्य तौर से नागपुरिया बोली की बात करें तो ये बोली जाती है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड में पूछा गया है तो ये है चमोली, हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का 25। न्योवाली कर किस प्रकार का कर था पूछा गया है। तो न्योवाली कर जो था एक प्रकार का कर था जो लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, न्याय पाने वालों के लिए। तो जिस तरीके से आज हम स्टाम्प खरीदते हैं, कोई स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो उसमें हमको पैसे चुकाना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है, उसी तरीके से एक कर देना पड़ता था पहले, जिसको बोलते थे न्योवाली कर। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।